हल्द्वानी के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट। संवेदनशील गांवों में बढ़ाई सुरक्षा। सीसीटीवी से हो रही उपद्रवियों की पहचान। हल्द्वानी में हिंसा करने वालों पर सीएम धामी सख्त, बोले एक एक की होगी पहचान, सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। हिंसा के बाद विपक्ष का सरकार पर वार। कांग्रेस ने सरकारी तंत्र को बताया फिर, रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग। राज्य सूचना आयुक्त ने पकड़ी बड़ी लापरवाही। नगर निगम की 13,000 फाइलें गायब। आयोग ने जताई नाराजगी। रामगढ़ में संयुक्त संघर्ष मोर्चा का धरना खत्म। 13 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा था अनशन। एसडीएम ने दिया आश्वासन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भयानक हिंसा हुई। अवैध तरीके से बने मदरसे और मस्जिद के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई के विरोध में उतरी भीड़ ने जमकर पथराव किया। लोगों ने पुलिसकर्मियों और प्रशासन को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिससे जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी हुई। सैकड़ों पुलिसकर्मियों समेत 300 से ज्यादा लोग घायल हुए और अब जब 6 लोगों की मौत की भी खबर आ चुकी है। हालांकि नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने 2 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। उधर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपद्रवियों के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दिए। इस बीच पुलिस ने हिंसा में शामिल रहे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और तस्वीरों में कैद लोगों को पहचान करके उन्हें पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया। वहीं हालात को संभालने के लिए आसपास के जिलों से फोर्स बुलाई गई और इसके अलावा सेंट्रल फोर्स की भी तैनाती की गई। डीएम ने दंगाइयों को देखते गोली मारने के आदेश दिए और हल्द्वानी शहर में सख्त कर्फ्यू लगा दिया। शहर में अस्पताल और दवा की दुकानों को छोड़कर बाकी सब बंद रखने के आदेश दिए। स्कूल, ऑफिस और बाजार सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया गया। हल्द्वानी में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। लोगों को घरों से निकलने से मना किया गया। 15-20 दिन से हल्द्वानी के अलग अलग क्षेत्रों में और उससे पहले से भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कार्रवाइयां हुई हैं। अन्य जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी जो है सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करी गई है। सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के दिशा निर्देश दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग करी जा रही है। जो कब्जे हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं उनको सुरक्षित करने हेतु अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारित करे जा रहे हैं। आपके मीडिया के द्वारा इसको समय समय पर रिपोर्ट भी करा गया है। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति में करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी। ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने किया गया। पत्थरों के माध्यम से पत्थर बरसाने शुरू करे गए। चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वॉज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। तो पत्थरों का अटैक हुआ जब हमारी टीम पीछे नहीं हटी, हमने डिमोलिशन ड्राइव को जारी रखा, हमारे ऑफिसर्स ने। उसके बाद जब पहली मॉब जो आई पत्थरों के साथ, उनको डिस्बर्स कर दिया गया। तो दूसरी मॉब आई जिनके हाथों में पेट्रोल बम थे, जो फ्यूल होता है उसकी प्लास्टिक की बॉटल्स थी, उसमें उन्होंने आग लगा कर फेंकी। आप लोगों ने वीडियो फुटेज में भी देखा, आप लोग अभी तक सब कवर भी कर चुके हैं। ये फेंका गया, ये भी अनप्रोवोक्ड था।
बिल्कुल प्रोवोक नहीं किया गया था। तब तक हमारी टीम ने किसी भी प्रकार का फोर्स इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया था। दे वर बिजी इन डिमोलिशिंग द स्ट्रक्चर। अरे ठीक है, ठीक है। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार ने अस्पताल का दौरा किया, जहां उन्होंने हिंसा में घायल हुए लोगों से मिलकर हालचाल लिया। उसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा, शासन से मिले फीडबैक के बाद उनकी 2 प्राथमिकताएं हैं। 24 घंटे के भीतर हल्द्वानी शहर में सामान्य स्थिति बहाल करना और दूसरा सभी उपद्रवियों की पहचान करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। हम लोगों ने यहाँ बैठक करी और पूरा निरीक्षण किया और यही सरकार का व्यू है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाएगी, जो कानून है देश का वो लागू किया जाएगा और जल्द से जल्द हल्द्वानी में स्थिति सामान्य की जाएगी। चाहे वो ट्रेन चलाने की बात हो या बाजार खोलने की बात, रेलवे के अधिकारियों से भी हम लोगों की वार्ता हो गई। और मेरा आपके माध्यम से हमारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनसे भी अपील है सभी नागरिकों से कि कोई अफवाह ना फैलाएं और शांति बनाए रखें और इस प्रदेश की शांति और खुशहाली को बरकरार रखें। धन्यवाद। देखिए, आज सुबह चीफ सेक्रेटरी मैम ने और मैंने और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब ने यहाँ आके और डीआईजी कुमाऊं और डीएम नैनीताल और एसएसपी नैनीताल साहब के साथ मीटिंग की। सबसे पहले हमने जो अब तक की जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में जानकारी ली और उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, वहाँ घायलों को देखा जो लोग एडमिट थे, सीरियसली इंजर्ड थे। और उसके बाद हम लोग जो कल थाने का घेराव हुआ था, थाने के बाहर जो आगजनी की घटना हुई थी उसका जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया। तो इस सब के बाद जो विचार विमर्श हुआ है, जो हमको फीडबैक मिला है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उसके बाद हमारा 2 प्रायोरिटीज हैं। एक तो सबसे पहले कि हल्द्वानी शहर में जल्द से जल्द नॉर्मल सी रिस्टोर की जाए। जो अभी कर्फ्यू है, कई जगह मतलब जो बाजार बंद कराया गया है, वहाँ सामान्य जीवन जो है उसको तुरंत जल्द से जल्द हम रिस्टोर करेंगे, कोशिश करेंगे कि विदिन 24 आवर्स स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। दूसरा जो हमारे लिए प्रायोरिटी है कि इस घटना के पीछे जो भी मिसक्रिएंट एलिमेंट्स थे, जिन्होंने कल पुलिस पार्टी पर पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, वेपन से गोली चलाने की भी हमारे पास सूचना है, उनको चिन्हित करके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। सर, हमने देखा किस तरह से रिस्पॉन्सिबल तरीके से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सिचुएशन को टैकल किया है। अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितना? देखिए, अभी हमारा सबसे पहले तो हमारा ये था कि जो लोग घायल हुए थे उनको उपचार दिलाना और जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस था उस एरिया को शांतिपूर्वक ढंग से कंट्रोल करना। तो जो अभी कर्फ्यू कल लगाया गया था उससे मैं समझता हूँ काफी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। इस मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के निवास पर प्रेस वार्ता की, जिससे भाजपा सरकार को सवालों में घेरा और उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले सर्वे क्यों नहीं किया गया। मालिक का बगीचे में बने अवैध मदरसे और धर्मस्थल को तोड़ने के लिए नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम क्षेत्र में बिना सर्वे के एक्शन के लेने के लिए चली गई। उन्होंने कहा, इस घटना से पता चलता है कि राज्य का सरकारी खुफिया तंत्र फेल हो चुका है। कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इसमें जांच होनी चाहिए। दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने अनदेखी की उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो दंगा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने दंगे को भड़काने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरीके की घटनाओं का हम लोग कतई समर्थन नहीं कर सकते और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देवभूमि में इस तरीके की घटना घटेगी हमको उम्मीद नहीं थी। हल्द्वानी वैसे भी शांतिप्रिय क्षेत्र है और आज तक कभी भी इस तरीके की कोई घटना वहां नहीं घटी। हमारी पूरी संवेदनाएं उन प्रशासनिक अधिकारी, पुलिसकर्मियों और पत्रकार और निर्दोष नागरिकों के ऊपर है जो घायल हुए हैं या जिनके परिजन इसमें मरे हैं। 6 के आसपास लोगों की मृत्यु की अभी तक खबरें हमको मिल रही हैं, जो निश्चित ही बहुत ही दुखद है।
किसी भी दंगा करने वाले व्यक्ति को इसमें माफ नहीं करा जाना चाहिए। तो LIU कहाँ थी? जो सरकारी जो एजेंसीज होती हैं जो चुपचाप गुप्तचरी का काम करते हैं, उन्होंने क्यों सूचना नहीं दी? क्यों ड्रोन इत्यादि जो आधुनिक उपकरण है उनका इस्तेमाल नहीं किया गया ये सब कार्रवाई से पहले? और क्यों उस प्रशासनिक अधिकारी ने जो पिछले 15-16 सालों से विभिन्न पदों में हल्द्वानी में बना बैठा, हर सरकार का वो खास बन जाता है, हर नेता का वो खास बन जाता है, उस प्रशासनिक अधिकारी की देखरेख में ये हुआ है। निश्चित ही उसको भी सस्पेंड किया जाना चाहिए। 400-450 पुलिसकर्मियों की जान खतरे में उसने किस हिसाब से डाली? जो एरिया 6-7 हजार लोगों की पॉपुलेशन का है, वहां एक छोटी सी पुलिस दल को लेकर जाना और बिना लोगों से बातचीत के तोड़ना। जब नोटिस पहले दिया गया था तो इसका मतलब सरकार के संज्ञान में था कि तोड़ा जाएगा, और जब तोड़ा जाएगा और धार्मिक स्थल है, सबकी नजर में था, बातों में था, तो वहां पहले से इंतजामात सरकार ने की तरफ से कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में इसमें जांच होनी चाहिए, दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के भी खिलाफ कार्रवाई होनी। आज मौनी अमावस्या यानी माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या। इस मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ठंड होने के बाद भी सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की कामना कर रहे हैं। बता दें, मौनी अमावस्या पर गंगा स्नान करने के लिए देर रात्रि से श्रद्धालुओं का हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गया। दूर दराज से श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, ऐसी मान्यता है। मौनी अमावस्या पर मौन रहकर गंगा में स्नान करने और दान करने से कष्ट दूर होते हैं। वहीं मौनी अमावस्या पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। हल्द्वानी पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने यूसीसी का पुरजोर तरीके समर्थन करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा, एक देश के अंदर दो कानून नहीं होने चाहिए। मजहब और शरीयत के हिसाब से देश के अंदर अलग कानून होना दूसरा पाकिस्तान निर्माण करने जैसा है। यूसीसी के आधार पर दूसरा पाकिस्तान न खड़ा हो, इसलिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सुनिश्चित किया है। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए दीप प्रज्वलन के लिए प्रवीण भाई का माला पहनाकर उनका भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रवीण तोगड़िया का धन्यवाद, अभिनंदन। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। मजहब के आधार पर, शरीयत के आधार पर अलग कानून करना ये भारत में दूसरा पाकिस्तान बनाने की दिशा है। इसी के आधार पर आने वाले समय में तो पाकिस्तान खड़ा ना हो, वह सुनिश्चित हो रहा है। से इसकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए थी। अरे भाई, कहीं से शुरुआत हुई, उसका आनंद मनाओ ना। अब तो रोने का ही काम करते हैं। उधम सिंह नगर के डीएम उदयराज सिंह ने काशीपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक ली और इस दौरान 2 करोड़ 90 लाख रुपए के पास हुए बजट पर विस्तृत चर्चा करते हुए चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा, अस्पताल में आने वाले मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और अस्पताल में छोटे बड़े खर्चों का अवलोकन किया जाता है। इस बार 2 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट पास हुआ है और पूरे साल भर में इसी बजट से हॉस्पिटल का संचालन होगा और काशीपुर के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की समस्या है उसको जल्द ही दूर किया जाएगा। तो ये जो बैठक होती है ये हर 6 महीने के अंतराल में इसका बैठक करने का है और उसमें हॉस्पिटल्स की जो जरूरतें होती हैं, ये अनुदान और ये चार से जो पैसा कलेक्ट होता है उसी से हॉस्पिटल की दैनिक जरूरतों को पूरा किया जाता है। तो इसमें तमाम तरह की मरीजों के सुविधाओं के लिए, उनके परिजनों के लिए बैठने की व्यवस्था हो, या बेडशीट वगैरह चेंज करने की बात हो, या और भी छोटी छोटी जो भी समस्याएं होती हैं, मजदूर की समस्या, लेबर की समस्या,
वो सारे प्रस्ताव रखे जाते हैं। और ये आज बजट की भी बैठक थी कि बजट पास हुआ है 2 करोड़ 90 लाख के करीब, तो उससे पूरा साल 6 महीने साल भर के लिए हॉस्पिटल्स में जो भी चीजें होंगी स्थानीय स्तर पर उन्हीं से इनका संचालन होगा। उसी की बैठक थी। ये कोई ऐसी नई बैठक नहीं है, ये नियमित होती है। हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल है इस तरह रेफर सेंटर बनकर हमेशा जाया था, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर की नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री पिछले कुछ समय पहले आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था काशी हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलने लगी, सभी जगह मिल रहा है। काशीपुर हॉस्पिटल की देंगे, काशीपुर हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की बात है, जो समस्या है वो लोगों ने जानकारी भी लिया है। काशीपुर को काफी एक नया हॉस्पिटल बनाने का भी प्रस्ताव है, उस पर काम भी आगे काफी बढ़ चुका है, ये भी अपग्रेड होगा। और जैसे डॉक्टरों की स्थिति बनेगी, जो सीएमओ साहब हैं, हम लोग मांग करेंगे शासन से कि कुछ डॉक्टर्स और मिले इस हॉस्पिटल को। ठीक है, हाँ, तो वो सब अब आ रहे हैं, नई भर्ती हो गई है, वो सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसकी दिक्कत नहीं रह जाएगी। अब एग्जैक्ट आप डिटेल ले लीजिए कि 8 हम पहुंची। बात करें अगर यहाँ पर सर स्थायी पुलिस चौकी की मांग कई बार काफी लंबे अरसे से उठाई जाती रही है, और सर यहाँ पर यहाँ पर काशी हॉस्पिटल में क्योंकि हमारे चोरों और नशेड़ियों के लिए अड्डा बन चुका है। नशेड़ियों के लिए कुछ हम लोगों ने बातचीत की है कि इनका जो सेंटर है उसको हटाकर हम लोग अलग कहीं व्यवस्था कराएंगे। और पुलिस चौकी की बात है कि वो देखेंगे स्थानीय स्तर पर, वहाँ पर SDM साहब हैं, देख लेंगे, अगर बहुत आवश्यक है तो रिकमेंड किया जाएगा, लेकिन चौकी जैसी स्थिति अभी नहीं है। तो वो KTPL वालों से बोल। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करतार सिंह अचानक मंगलौर पहुंच गए। मंगलौर से होते हुए देहरादून जा रहे थे, वहीं मंगलौर पहुंचते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में करतार सिंह भड़ाना की एंट्री ने सभी पार्टी के नेताओं को चौंका दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, मंगलौर की जनता ने जो उन्हें सम्मान दिया है उसका कर्ज वो नहीं उतार पाएंगे। मंगलौर उपचुनाव में अगर उन्हें मौका मिला तो मंगलौर में ऐतिहासिक विकास कराएंगे जो आज तक मंगलौर के जनप्रतिनिधि नहीं करा पाए। मैं 19 साल पहले आया था और आप प्यार देख के मालिक से, अपने राम जी से, सबसे कहना चाहता हूँ कि मंगलौर का कुछ ऐसी कृपा कर दे जो मंगलौर बेंगलोर बन जाए। और वो जब इच्छा हो जाएगी तो मंगलौर की इच्छा हो जाएगी तो ये मंगलौर से बेंगलोर बन जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सिटी है। तो अगर मेरी अगर बस वजह जो सम्मान मुझे मिला, उस सम्मान के बदले में अपनी जिंदगी ही लगा दूंगा, लेकिन इसका विकास कराना मेरी पहली। ऊपर वाले की मर्जी कहते हैं, उसकी मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस प्यार से ये लगता है कि मेरे पे कोई कर्ज बाकी है। आपके आने से क्या बताएंगे? मैं तो कहता हूँ हलचल होगी तो मेरे मंगलौर का कुछ भला होगा, इन नेताओं को कुछ याद आएगा, वो कम से कम काम तो करेंगे। अब ये तो ऊपर आया जाने, लेकिन ये है कि मैं अगर मेरे से कुछ होगा तो मैं मंगलौर के लिए कोई ना कोई काम जरूर करूँ। आगामी 25 तारीख वो तो आपकी मर्जी से है, पर ये थोड़ा देखिए, मेरी कोई पार्टी नहीं है, सब ये जनता मेरी पार्टी है, मेरे प्यार करने वाला मेरी पार्टी है। अगर सेवा जरूरी नहीं कुछ बढ़ के की जाए, बिगर बने भी की जा सकती है, बेटा भाई बन के, किसी का चाचा ताऊ बन के भी की जा सकती है। अपने घर के भले के लिए सभी करते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में हेली सेवा शुरू करने जा रही है। हल्द्वानी से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए हेली सेवा शुरू की जाएगी, जिसके लिए हल्द्वानी के गौलापार स्थित हेलीपैड में ट्रायल किया गया और इस दौरान SDM परितोष वर्मा और तहसीलदार के साथ ही
हेरिटेज एविएशन और यूकांडा की टीम भी मौजूद रही। यहाँ 7 सीटर हेलीकॉप्टर रोजाना 2 चक्कर में अपना सेवाएं देगा और अब DGCA की टीम हेलीपैड में फाइनल निरीक्षण करेगी, जिसके बाद जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। वहीं दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में जाने वाले लोगों को हेली सेवा शुरू होने से बहुत लाभ होगा। देखिए, गोलापाग जो हेलीपैड है यहाँ से आज ट्रायल स्टार्ट हुआ है और DGCA की टीम ने इसका निरीक्षण करना है। यहाँ से चंपावत, पिथौरागढ़ और मंछारी के लिए हवाई सेवा स्टार्ट की जा रही है, जिसमें कि 7 सीटर हमारा चौकर है, उसमें ये प्रतिदिन 2 चक्कर लगा होगा और अभी इसकी ट्रायल DGCA द्वारा की जा रही है। अनापत्ति देने पर फिर यहाँ पर नियमित रूप से गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा कहने का निश्चित रूप से पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मंछारी और पिथौरागढ़ की डिस्टेंस ज़्यादा और हवाई सेवा से अगर इसे जोड़ा जाता है तो काफ़ी समय की बचत होगी और यात्रा भी आसानी से। कब तक शुरू होने की उम्मीद है इसको? अगर ये अनापत्ति प्राप्त हो जाती है तो इसको शीघ्र ही शुरू करने के लिए यूकांडा प्लान कर रहा है। काशीपुर में अवैध क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में उन पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की निरीक्षण समिति ने अवैध रूप से संचालित एक डेंटल क्लिनिक पर छापेमारी की। साथ ही डेंटल क्लिनिक संचालक द्वारा कागजात न दिखाने पर क्लिनिक को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है क्लिनिक जसपुर खुर्द में सानिब डेंटल क्लिनिक के नाम से खोला गया था और इस डेंटल क्लिनिक की CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर CMO मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में क्लिनिक और औचक निरीक्षण किया गया। देखिए, लगातार इस क्लिनिक के खिलाफ जो है CM पोर्टल की शिकायत प्राप्त हो रही थी, उसी के क्रम में आज हमारे द्वारा एक्शन किया गया और एक्शन के बाद पाया गया कि जो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, ना तो उसके पास कोई डिग्री है और ना ही इसका क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, ना ही रजिस्ट्रेशन कराया गया। तो दोनों निकल आएगी, रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से और अनक्वालिफाइड आदमी द्वारा संचालन किए जाने के कारण इसको जन स्वास्थ्य को देखते हुए, ताकि जन स्वास्थ्य की हानि ना हो पाए, एक अशिक्षित व्यक्ति द्वारा इलाज किया गया, दूसरे क्रम में इसको सील किया गया। बॉलीवुड की फिल्म लव ब्लड की लाल कुआं कोतवाली में शूटिंग की गई, जिसके अभिनेता राज बब्बर के बेटे अभिनेता आर्य बब्बर और CID की दया उर्फ दयानंद शेट्टी, अभिनेत्री इंदु सोलंकी और पायल बैनर्जी द्वारा कोतवाली फिल्म की शूटिंग फिल्माई गई। वहीं बॉलीवुड के कलाकारों को देखने के लिए भारी भीड़ एकत्र हुई। वहीं पुलिस को भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी। उसकी अनुभूति होती है। आप जब देवभूमि में उतरते हैं, यहाँ पे मेरे अंदर से ये पूरा भूमि गाड़ियों के लिए नहीं बना है, यहाँ पे लोग पैदल ही चले तो अच्छा है। जिस तरह से यहाँ का टेरेन है, डेमोग्राफी जो है आप देखते हो कहीं भी पहाड़ पे, ये सब पेडेस्ट्रियंस के लिए बने हैं, मोटर्स के लिए नहीं है। तो ये यहाँ पे जितना हो सके लोग पैदल चले वही बेटर है। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे अंदर से जितने मोटरिस्ट है सबको ट्रैफिक का कानून पालन करना बहुत जरूरी है। चाहे गाड़ियों में सीट बेल्ट हो या बाइकर्स के लिए हेलमेट हो या फोन पे बात करना हो। जब आप गाड़ी चला रहे हो प्लीज ध्यान रखना, कितना भी आदमी एक्सपर्ट हो, फोन पे बात करते करते आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, कहीं ना तो कहीं आपका ध्यान भटक जाता है और एक्सीडेंट का सबसे बहुत बड़ा कारण यही है, फोन पे बात करना। और सीट बेल्ट, कोई ना कोई आपका घर पे इंतजार कर रहा है, इतना याद रखिएगा। वो सेफ्टी आप अपने रखिए, भले किसी और की जान को तो हानि पहुंचाते ही हैं, अपने घर पे भी कोई आपका इंतजार कर रहा है, इतना याद रखिएगा। आपको सेफली घर पहुंचना है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको सेफ्टी के प्रिकॉशंस आपको लेने जरूरी है। सीट बेल्ट, डोंट टॉक ऑन द फोन, हेलमेट पहनना और आपकी गाड़ियों के जितने पैरामीटर्स में जितने रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करना। ये सब हमारे लिए ही है, हमारे अच्छे के लिए है और जो पेडेस्ट्रियन जो रोड पे चलते हैं उनके लिए भी है। थैंक यू सो मच। लालकुआं और बिंदुखत्ता में ड्रग इंस्पेक्टर ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और 3 मेडिकल स्टोर के खिलाफ NRX की दवाइयों में अनियमितताएं मिलने पर उन्हें नोटिस जारी किया। बार बार मेडिकल स्टोर बंद कर नदारत रहने वाले मेडिकल स्टोर स्वामियों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं जिला औषधि निरीक्षक मीनाक्षी बिष्ट ने फोन पर बातचीत कर 5 दिनों में औषधि कार्यालय में अभिलेखों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए।
चौधरी साहब का नाम क्या हुआ और पुलिस विभाग द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया जिसमें मिली हमारे द्वारा जो भी दवाइयाँ नशे के रूप में मिसयूज हो रही है उस पर संबंधित सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता, एक्सपायरी बॉक्स आदि देखे गए। इसमें कुछ मेडिकल स्टोरों में हमें एनआरएक्स की दवाइयाँ मिली जिसका सेल परचेज रिकॉर्ड कुछ मेडिकल स्टोरों का मौके पर हमारे द्वारा सत्यापन किया गया है और जिन मेडिकल स्टोरों में मौके पर रिपोर्ट नहीं दिखाया है उनको 5 दिन का समय देते हुए उनसे स्पष्टीकरण व सेल परचेज बिल मांगते हुए लाइसेंस को उनके सस्पेंड करने की संस्तुति विभाग द्वारा की गई है। बिल बंद है उनको विभाग द्वारा एक नोटिस दिया जाएगा मौके पे कि मेडिकल स्टोर फिर उसके बाद ही उसमें अग्रिम कार्रवाई संभाली। कुछ मेडिकल स्टोरों में फार्मासिस्ट हमें उपलब्ध नहीं मिले उसके संबंध में भी मेडिकल स्टोरों को मौके पे नोटिस देते हुए फार्मासिस्ट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया है। कितने 3 मेडिकल स्टोरों को नोटिस दिया गया है मौके पे। कर्णप्रयाग ग्वालदम बैजनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा हो गया जहां गैस सिलेंडर से लदा ट्रक का टायर फटने से पलट गया। ट्रक ड्राइवर मनीष कुमार ने बताया जब वो स्थान पर पहुंचा तो सामने से कार आ रही थी जिसके पास देने के समय उसके ट्रक का पिछला टायर अचानक फट गया जिसमें ट्रक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर पलट गई। वहीं गैस डिपो के सभी कर्मचारी पहुंचकर राहत व बचाव कार्य में जुट गए, गैस सिलेंडरों को एकत्र कर रहे हैं। 11:15 बजे करीब तो हम लोग सब लोग जितने डिलीवरी मैन थे हम लोग मौके पर यहाँ पहुँचे थे। इसमें 342 का लोड था। सिलेंडर तो ठीक है, अभी गिनती हो रही है और सप्लाई हो जाएगी। ड्राइवर वगैरह ठीक है, अभी हॉस्पिटल ले जाएंगे लेकिन अभी तो स्वस्थ है वैसे तो आ जाएगी और ये खाली करके फिर इसको ले जाएंगे ट्रेन को। कारण क्या रहा? ये बरखारा ड्राइवर बोला कार आई उधर से और उसका टायर फट गए नीचे काटने के चक्कर। और गोदाम से 1 किलोमीटर लगभग पहले मेरा राइट साइड का टायर फटा, सामने से कार आ गई। वो कार जो है मेरे बिल्कुल सामने थी, बस उसे बचाने के चक्कर में ही ऐसा हादसा हुआ। चोट वगैरह कुछ नहीं है सर, टायर फटने की वजह से ऐसा हुआ। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।